बच्चों चैप्टर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन हमने पढ़ा रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन नंबर 5 में आपने साफ साफ ये पढ़ा कि कौन सी कंपनी है जो एलिजिबल नहीं है क्या करने के लिए, आईपीओ लाने के लिए। अब ये लोग आईपीओ नहीं ला सकते, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले कौन सी कंपनी एलिजिबल है जो आईपीओ लाएगी। सिंपल भाषा में बोलूं तो बच्चा वही कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा है। अब यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 6 आ गया। याद करो चैप्टर 15 में पढ़ा था हमने, हम जब पढ़ रहे थे नेट ऑफर एलोकेट करना है। अगर आप रेगुलेशन 6 के 1 में आ रहे हैं तो एलोकेशन अलग था, रेगुलेशन 6 के 2 में आ रहे हैं तो अलग था, ठीक है। ये चैप्टर 15 में पढ़ा था। अगर अभी याद ना हो तो भी एक बार 15 में एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा। इन्होंने बोला रेगुलेशन नंबर 6 और 6 का 1 सब रेगुलेशन 1 एंड सब रेगुलेशन 2 दोनों साथ में पढ़ेंगे। 5 बोलता है नेगेटिव लिस्ट, ये लोग आईपीओ लेकर नहीं आ सकते, और 6 बोलता है ये लोग आईपीओ लेकर आ सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा चुकी हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तो बच्चा आ जाओ कौन कौन से एलिजिबिलिटी है। अभी बस हेडिंग बता रही हूँ, अभी क्या बता रही हूँ बच्चा, ब्रॉडर हेडिंग, ठीक। चलो वो कंपनी एलिजिबल होगी आईपीओ लाने के लिए जिसका क्या होगा, नेट टेंजिबल एसेट अच्छा होगा। अभी बाजू में 3 करोड़ लिखा है, सारे कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाएंगे। नेट टेंजिबल एसेट, टेंजिबल समझते हैं जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इंटेंजिबल, जिसका नेट टेंजिबल एसेट अच्छा खासा होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा है 3 करोड़ तक का। क्या लिखा है, मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर मैं बोलूं कि एवरेज प्रॉफिटिंग की बात करें, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। आपकी कंपनी आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल तब है जब आपका बेस में क्या बोल दिया, टेंजिबल एसेट अच्छा होना चाहिए, आपका एवरेज प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है बच्चा 3 साल में 15 करोड़, इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, अभी बस मैं आपको हेडिंग समझा रही हूँ। पहले की हेडिंग क्या है, नेट टेंजिबल एसेट अच्छा होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, आपकी नेटवर्थ, नेट टेंजिबल एसेट अलग है, नेटवर्थ अलग है, आपका नेटवर्थ अच्छा खासा होना चाहिए। और फिर क्या लिखा है, अगर आपकी कंपनी ने क्या किया बच्चा, नाम चेंज किया है, तो नाम चेंज करने के लिए एक कंडीशन है। तो अभी स्टार्टिंग में पहले ये 3 पढ़ेंगे, चौथे को और डिटेल में बाद में समझाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं समझा रही 4th वाले में। तो इन शॉर्ट एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में। टोटल कितने पॉइंट्स है बच्चा, 4। टोटल कितने पॉइंट्स है, 4। सबसे पहले मैंने हेडिंग क्या बताई बच्चा, नेट टेंजिबल एसेट। दूसरी हेडिंग क्या बताई बच्चा, एवरेजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीसरी हेडिंग क्या बताए बच्चा, नेटवर्थ। फिर क्या बताया है, कंपनी ने अगर नेम चेंज किया। तो चलो आ जाओ बच्चा डिटेल में पढ़े। इन सब से आपको ये तो पता चल गया कि हम कंपनी की बैलेंस शीट उठाएंगे, उस बैलेंस शीट को उठाकर हम चेक करेंगे कि कंपनी, आप एक कंपनी में सीएसओ आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या, नेगेटिव देखना कि आपकी कंपनी कहीं से डिबार्ड बाय दी सेबी तो नहीं है, या फिर विलफुल डिफॉल्टर, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या फिर आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। ये आपने देख लिया, आप नेगेटिवली तो नहीं हो, लेकिन अब देखना है पॉजिटिवली हो कि नहीं हो, कि भैया आपका नेटवर्थ इतना एलिजिबल है कि नहीं, आपका एवरेज प्रॉफिटिंग है कि नहीं। अच्छी खासी कंपनियां जो होगी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, वही मार्केट में आकर जनता को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। कंपनी एकदम बुरी है, मार्केट में कह रही है शेयर्स ले लो हमारे, हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे, अभी तक प्रॉफिट बना नहीं पाए हो और बोल रहे हो कि भैया हम प्रॉफिट बनाएंगे, तो बुद्धू बना रहे हो। तो हम अच्छी कंपनी को ही आईपीओ लाने देते, बुरी कंपनी को नहीं तो पैसा डूब जाएगा ना, ठीक। चलिए, द इश्यूअर मतलब कंपनी अगर चाहती है आईपीओ लाना, तो पहले आप बीइंग अ सीएस क्या चेक करोगे, उनका नेट टेंजिबल एसेट। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जितनी यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, नेट टेंजिबल एसेट एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 करोड़। बैलेंस शीट उठाओगे, देखोगे कि भैया 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट है कि नहीं। कैलकुलेटेड ऑन द रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड बेसिस। कंसोलिडेटेड बेसिस समझते हैं बच्चा, सिंगल है तो सिंगल देखो, या फिर अगर 2-3 कंपनी मिक्स है तो कंसोलिडेटेड देखना होता है, ठीक है। सब्सिडी और होल्डिंग वाला। इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग, पिछले 3 साल, ईच ऑफ द प्रीसीडिंग
पिछले 3 साल, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 में इश्यू लेके आ रही हूँ। पिछले 3 साल कौन कौन से होंगे? 2022, 21, 2020। इन 3 सालों में ईच ऑफ प्रिसीडिंग, हर साल, इन तीनों सालों में आपका नेटवर्क कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 करोड़। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 करोड़। पूरे 12 महीने का देखेंगे, पूरे 12 महीने का कंप्लीट देखेंगे, हाफ ईयर का नहीं देखेंगे कि आधे साल। मान लो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2020 के दिसंबर में आप इनकॉर्पोरेट हुए थे, तो क्या पूरा 12 साल का कंप्लीशन दिख रहा है क्या? नहीं। 1 दिसंबर को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 2020 1 दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुई, तो कंपनी के कितने साल हुए बच्चा? ये कंप्लीट 12 महीने का साल हुआ क्या? 2 ही साल हुआ फिर। मतलब दिसंबर का या जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 12। 2020 के 12 महीने पूरे देखोगे, 2021 के 12 महीने, लेकिन दिसंबर में आपकी कब इनकॉर्पोरेशन हुआ? रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1 दिसंबर। तो कितने महीने हुए? 12 महीने हुए। आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है, आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है। पिछले 3 साल, वो 3 साल लेंगे जिसमें आपके पूरे के पूरे 12 महीने कंप्लीट होने चाहिए। एकदम फ्रेश कंपनी यहां पर आने वाली नहीं है। क्या बात समझ में आ गया? बस, तो एटलीस्ट मिनिमम पिछले 3 साल तो इनकॉर्पोरेशन हुए हो जाने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? नेट टेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में उठाकर देखोगे, क्या ये बात समझ में? इसलिए अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है कि भैया देख लो, थोड़ा सा बैलेंस शीट तो देख पाओ। यहां तक चीजें अगर समझ में आ गई तो मैं ब्रैकेट के बाद के आगे की बातें समझाऊं। समझ में आ गई है क्या? यहां क्या लिखा है? विच इज नॉट। बच्चों मॉनेटरी एसेट समझते हैं? मॉनेटरी एसेट लिक्विड एसेट बोलूंगी। मॉनेटरी एसेट मतलब क्या? जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए ना। लिक्विड एसेट या तो कैश ही रखा होगा, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ रखा होगा जो इजीली मनी में, कैश में, करंट एसेट है ना। तो मॉनेटरी एसेट, इन्होंने कहा भैया हम आपका जब नेट टेंजिबल एसेट देखेंगे ना, तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 करोड़ होना चाहिए। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, मॉनेटरी एसेट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं। मतलब आपका जो कैश होगा वो 50% से ज्यादा नहीं। चलो मैंने देखा अपने पिछले साल में 3 करोड़ ही थे, जिसमें से डेढ़ करोड़ तो बच्चा मॉनेटरी एसेट थे, चल जाएगा। लेकिन मैंने देखा 2 करोड़ क्या थे बच्चा? मॉनेटरी एसेट। चलेगा क्या? नहीं। इन्होंने कहा जब इतना कैश रखा है तो आईपीओ क्यों लेकर क्यों आ रहे हो? यूज करो ना कैश को। कैश रखा है और मार्केट में आके पैसा लेने जा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जो कैश रखा है ये प्रोजेक्ट के लिए रखा है, लेकिन ये कैश कम है। तो इन्होंने कहा ठीक है, इफ अगर आपके पास, पहले तो हमने क्या बोला, हर साल पिछले 3 सालों में 3 करोड़ होना चाहिए। और हमारी कंडीशन ये है कि बहुत ज्यादा कैश रखना नहीं है। कितने से ज्यादा नहीं रखना? 50% से ज्यादा नहीं। ठीक है। लेकिन अगर रखा है तो प्लीज हमें एक लेटर में डिक्लेरेशन लिख कर दो। क्या लिख कर दोगे? इफ मोर देन 50% ऑफ नेट टेंजिबल एसेट इज हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट, तो इश्यूअर पूरा लिख कर देगा कि ये पैसा उसी प्रोजेक्ट, उसी बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगा जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठा रहे हैं। मॉनेटरी एसेट इश्यूअर हैज यूटिलाइज मेड फर्म कमिटमेंट to utilize such excess monetary asset in its business or project। क्या ये एक्सेस जो ये ओवर है, हम कह रहे 50% तक की लिमिट है, इतना कर सकते, 50% से ज्यादा नहीं। तो आपका 1.5 करोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 करोड़ तो दिक्कत है। जितना भी एक्सेस है बस लिख कर दे दो, प्रोजेक्ट के लिए यूज करोगे तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। पहले बताइए समझ में आया? पहली बात हमने क्या समझी? पिछले 3 साल में हमें ईच फाइनेंशियल ईयर 3 करोड़ देखने चाहिए। 3 करोड़ मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी बात हमने क्या बोली? मॉनेटरी एसेट 50% से ज्यादा नहीं। 50% आपका नेट टेंजिबल एसेट। अगर है तो डिक्लेरेशन दो, प्लीज कमेंट कि आप इसे यूटिलाइज करेंगे बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए। यहां तक चीजें क्लियर है? फिर से ब्रैकेट ओपन। द लिमिट ऑफ 50% इज नॉट अप्लाई। अभी जो बड़ी बड़ी बातें बोली, ये 50% वाली बातें, ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर एंटायर थ्रू जो आईपीओ लेकर आए, पूरा एंटायरली 100% किसके लिए लाए हो? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर फॉर सेल? सेकंड हैंड। आईपीओ में बस क्या लाए हैं? सेकंड हैंड। तो कंपनी से क्या लेना देना? पैसे कहां जा रहे हैं? शेयर होल्डर के पास।
तब ये 50% कंपनी की बैलेंस शीट देखने का कोई मतलब ही नहीं है कि भैया कैश फॉर्म में है, क्या करना है वो तो उसको जा रहे हैं। तो अगर ऑफर फॉर सेल हो तो ये 50% वाली बात कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया विद डिटेलिंग। हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है। हमने देखा कि पहले कंपनी की बैलेंस शीट उठा के नेट टेंजिबल एसेट देखो, मिनिमम पिछले 3 साल में ईच फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 महीने का देखना 3 करोड़ होना चाहिए। 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट नहीं है तो प्लीज कमेंट लिखो कि प्लीज अच्छे से हम बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। लेकिन ये 50% वाली बात एप्लीकेबल नहीं है ऑफ कोर्स से, ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बी पॉइंट बोलता है आप क्या देखना है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्री टैक्स, टैक्स से पहले। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कॉमर्स में, ईबीआईटी पढ़ा है, बिफोर टैक्स पढ़ा है ना। चलो अब हम आपका प्रॉफिट देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इश्यूर हैज, आपको बैलेंस शीट में ये भी देखने हैं नेट टेंजिबल एसेट की कंडीशन फुलफिल। अब आपको देखना है पिछले प्रॉफिट देखना है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए 15 करोड़। एवरेज लिखा है, एवरेज क्या लिखा है बच्चा, एवरेज। हम पिछले 3 साल का प्रॉफिट एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एक साल हमारा 30 करोड़ है, एक साल हमारा 2 करोड़ है, एक साल हमारा बच्चा 1 करोड़ है। ठीक है, कितने हो गए, 33 करोड़ हो गया, डिवाइडेड बाय कितना होता है, एवरेज कितना आया 11, तो हम एलिजिबल है क्या, 15 करोड़ एवरेज आना चाहिए। तो एवरेज प्रॉपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ते हो तुम लोग कि बैलेंस शीट देख सको, बहुत ज्यादा है ना डिटेलिंग नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़, कैलकुलेटेड वही कंसोलिडेटेड ड्यूरिंग दी कब 3 प्रीसीडिंग ईयर विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच, वही ईच हर साल एवरेज आपका 15 तो आना चाहिए। पहली 2 बातें समझ में आई, नेट टेंजिबल एसेट देखेंगे और एवरेज प्रॉफिट। सोचो कि ये करोड़ों वाली कंपनी है, इन्हीं को आने दिया जा रहा है, अगर लॉस है तो गए काम से ना, आने नहीं देंगे। मतलब आप बड़े बड़े वादे कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, जनता पैसा दो हम कल को प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपकी कंपनी भैया कुछ कमाई नहीं पा रही है तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्या देखना है, नेटवर्थ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए 1 करोड़ ईच प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल। इन शॉर्ट बच्चा पिछले 3 साल का देखना है, ये तो समझ में आ गया, वेरी गुड। नेटवर्थ क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, मालूम है ना, अकाउंट्स में नेटवर्थ कैलकुलेट कर, वही वाला अकाउंट्स वाला कैलकुलेटेड वही। ABC 3 पॉइंट समझ में आए। नेट टेंजिबल एसेट तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से कौन सा वाला, टेंजिबल। एवरेज प्रॉफिट निकालने, लेकिन प्रॉफिट कौन सा वाला, EBIT वाला, बिफोर टैक्स वाला। तीसरा क्या बोला है, नेटवर्थ। पहले वाले में क्या था बच्चा, पहले वाले पॉइंट में क्या था, 3 करोड़ की कहानी थी, फिर 15 करोड़ की कहानी थी, फिर 1 करोड़ की। पिछले 3 साल में, 3 साल में, 3 साल में, यही पड़ा। अब बच्चा अगर 1 2 3 समझ में आ गया है, ABC समझ में आ गया है, तो ही आगे बढ़ेंगे डी में। बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्लियर है। चलिए डी पॉइंट, इनकेस इश्यूअर कंपनी अपना नाम बदल देती है। कंपनी ने क्या किया, अपना नाम बदल दिया। पहले वो किसी और नाम से काम कर रही थी, अब वो किसी और नाम से काम कर रही है, और क्या लेकर आ रही है बच्चा, IPO। खुद ही आपने अगर अडानी का अच्छे से पढ़ा हो तो पहले कुछ और था, फिर कुछ और था, नाम भी बदलते जाते हैं। रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से जियो कंपनी नाम नहीं था, दूसरे दूसरे नाम थे। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा तो नाम बदल दिया। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होती है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। हिस्ट्री कंपनी की अलग होती है जो वो न्यूज़पेपर में देती है, अच्छे से रीड करना, आपको समझ में आएगा। इन्होंने कहा अगर कंपनी ने क्या किया बच्चा, अपना नेम चेंज किया। नेम चेंज कब किया बच्चा, लास्ट 1 ईयर। आज मैं IPO लेके आ रही हूं, पिछले 1 साल में अगर मैंने नाम बदला है तो आपको एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मैंने 10 साल पहले नाम बदला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज IPO लेके आ रही हूं, IPO लाने से 1 साल पहले नाम बदला तो फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी कंपनी को भी जानते ही कितना है। 10 साल पहले बदला था, जियो कंपनी का नाम बच्चा बहुत पहले बदल चुका था। अडानी कंपनी का जो नाम है वो बहुत पहले बदल चुका था, उसका भी पहले कुछ और नाम था। लेकिन इस बात को हो चुकी है बच्चा, बहुत पुरानी बात है, तो अब इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सब जानते हैं अडानी अडानी, सब जानते हैं जियो जियो, ठीक है, लेकिन पुराना नाम अब कोई जानता नहीं है। लेकिन आपने अभी नाम बदला तो अभी इतना पॉपुलर
नहीं हुआ है और आप नए नाम से कंपनी को लेकर आ रहे हो, तो अब आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस ईश्वर हैज चेंज इट्स नेम विद इन लास्ट 1 ईयर, तो अब कंडीशन क्या है, आ जाओ, एटलीस्ट कितना, 50%। 50% ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेटेड ऑन दी रीस्टेट लिखा है और क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड बेसिस, जो भी आपका सिंगल और वो होता है, ठीक है। फॉर द प्रीसीडिंग क्या लिखा है, 1 फुल ईयर हैज बीन अर्नड बाय इट, उस नए नाम से कमाया हुआ पैसा कितना होना चाहिए, फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम। आपने नाम बदला होगा, मतलब कुछ नया एड ऑन किया होगा, आपने जो भी कुछ नया एड ऑन किया गया है, हम आपका पूरा बिजनेस देखेंगे, उस बिजनेस में देखेंगे कि नई जो एक्टिविटी आपने एड ऑन कर रखी है, उस नई एक्टिविटी से आपका टोटल रेवेन्यू, आपका पहले पूरा टोटल रेवेन्यू देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, टोटल रेवेन्यू। इस टोटल रेवेन्यू का 50% पैसा किससे आया होना चाहिए, उस न्यू एक्टिविटी से, तब जाकर हम आपको आईपीओ लाने देंगे। अगर उस न्यू एक्टिविटी में आपने चेंज किया और उससे आप पैसा अर्न नहीं कर पाए, आईपीओ लाने जा रहे हो ना, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं, हमने कहा कि आपका पुराना नाम था, उससे हमें 3 साल के प्रॉफिट तो दिख रहे 15 करोड़ अच्छे खासे, लेकिन अब आपने चेंज किया ना, अब जब ये चेंज किया तो हम देख रहे हैं इससे भी पैसा कमा पा रहे हो क्या। अगर आपने कोई भी नया काम एड ऑन किया है तो हम आपको चेक कर रहे हैं, इससे आपने 10% भी नहीं कमाया तो आगे चलकर आपकी कंपनी जनता को प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। एट द एंड इन्वेस्टर का फायदा देख रहे हैं ना, इन्वेस्टर का फायदा क्या है, एक अच्छी कंपनी आएगी, पिछले 3 साल तक वो 15-15 करोड़ एवरेज कमा रही है, मतलब आगे भी कमाएगी ना। अब आपने नाम बदल दिया, आपने काम बदल दिया, नाम बदल दिया, काम बदल दिया, जब काम बदला तभी नाम बदलता है। इस नाम बदलने के कारण शायद लॉस हो सकता है, इस नाम बदलने के कारण शायद क्या हो सकता है, लॉस। तो हम देख रहे हैं नाम जब बदला आपने पिछले 1 साल में, उसमें आपने कितना कमाया। अगर टोटल का 50% ज्यादा आपने कमा लिया है, मतलब आगे भी कमा लोगे, अब आप अच्छी कंपनी हो। नाम बदलने के कारण आप ज्यादा कमा नहीं पाए, तो अब क्या बच्चा, दिक्कत है, ऐसी कंपनी को हम आईपीओ लाने नहीं देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार पूरा का पूरा पॉइंट रीड कर रही हूँ। इफ द इश्यूअर हैज चेंज इट्स नेम, पिछले 1 साल में 10 साल पहले नाम बदला था, अब तो भैया आपने सभी कमा लिया, 15 करोड़ भी प्रॉफिट आ ही रहा था, ठीक है। लास्ट 1 ईयर तो 50% टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाएगा प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर, बस पिछले साल से चेंज हुआ है तो पिछले साल का बस देखेंगे। पिछले साल में देखेंगे अर्न बाय इट फ्रॉम दी एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय दी न्यू नेम। क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया है कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है, इन्होंने कहा सबसे पहले क्या दे, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आपका नेट टेंजिबल एसेट भी स्ट्रांग होना चाहिए, मिनिमम कितना, 3 करोड़ पिछले 3 साल में, ये सब तो पता चल गया। फिर क्या बोल दिया, आपका एवरेज प्रॉफिट भी हमेशा मिनिमम कितना चाहिए, 15 करोड़, आपकी नेटवर्थ मिनिमम 1 करोड़, और अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है तो, नहीं चेंज किया तो कंडीशन नहीं, तो फिर हमें ये चेक करना है कि आपने नया नाम बदला, नया एक्टिविटी लेके आए, तो नई एक्टिविटी में आपने पूरा 50% रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से 50% रेवेन्यू न्यू एक्टिविटी से कमाया होना चाहिए। क्या ये 4 बातें समझ में आई, चारों बातें सेटिस्फाइड करते हो तो कंपनी को बोल देना भैया अब आप आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल। कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो फिर क्या आप एलिजिबल हो, नहीं। अभी आपने पढ़ा रेगुलेशन 6 का सब रेगुलेशन 1, इसका मतलब अगर आप इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो तो आप एक अच्छी कंपनी हो। अगर रेगुलेशन 6(1) में नहीं आ रहे हो तो कहां शिफ्ट हो जाओ, 6(2) आ जाओ, 6(2) पढ़ते हैं। एलिजिबल कंडीशन आर नॉट मेट, जो भी हमने अबव पढ़ा। हम कह रहे नहीं है भैया इतना प्रॉफिट हमारा 11 करोड़ आया, एवरेज हमने देखा तो प्रॉफिट कितना आया, 11 करोड़, 15 करोड़ नहीं आया, तो अब तो दिक्कत हो गई, क्या हमें आईपीओ नहीं लाने दिया जाएगा, लाने दिया जाएगा। इन्होंने कहा सुनो, जनता ना, पब्लिक के कुछ बाइफरकेशन है, हम यहाँ पे नॉलेजेबल पब्लिक को पकड़ेंगे। ये नॉलेजेबल पब्लिक कौन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इन्होंने कहा भोली भाली जनता को नहीं फंसने देंगे, ये भोली वाली जनता में सबसे भोले वाले कौन होते हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। ईश्वर नॉट सेटिस्फाइड द अबव मेंशन कंडीशन, तब भी वो एलिजिबल है, तो सबसे पहले उसको बोल दिया कि तू फिक्स प्राइस पे तो नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। तेरे पास दूसरा जो रूट है, मैं अगर अच्छी कंपनी हूं तो मुझे आईपीओ लाने दिया जाएगा, 6(1) में कवर हो रही हूं, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, फिक्स प्राइस से भी जा सकते हो और बच्चा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, दोनों से। लेकिन अगर मैं एक अच्छी कंपनी नहीं हूं जो इन
4 पॉइंट से साबित हो रहा है। तो इन्होंने कहा आपके पास फिक्स वाला ऑप्शन नहीं है, वन एंड ओनली रास्ता बचा बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिसमें साफ साफ बोल दिया एटलीस्ट 75% किसको देना है, QIB को। अगर ये प्रोफेशनल्स, ये दूर की सोच रखने वाले आपकी अच्छा समझते हैं, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो भी अगर अच्छा समझते हैं और वो इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप आईपीओ लाओ। और इस आईपीओ में कौन इन्वेस्ट करेगा, QIB। बाकी जनता को नहीं आने देंगे, लेकिन बाकी जनता फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहती है, तो फिर क्या बोल सकते हैं 75% मिनिमम ना, तो बाकी 25% किसके पास, वो भोली भाली जनता। जनता की डेफिनेशन में बच्चा QIB भी आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, RII भी आता है, और NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन इन्होंने कहा भैया हम प्रोफेशनल टीम को आगे कर रहे हैं क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनको अगर कुछ भविष्य दिखता है तो यही देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। तो 75% पैसा इनका लगेगा, बाकी बोली वाली जनता और ये थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्टेड है तो फिर इनको अलॉट कर दो। मतलब एप्लीकेशन आएगी, अगर 75% QIB ने अप्लाई नहीं किया, रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी फेल टू डू सो। समझ में आया? एप्लीकेशन बहुत लोगों की आएगी, लेकिन आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, तो मैं कह रही हूँ पब्लिक ने भी लगाया है तो भी सेबी क्या कह रहा है, भैया अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि अलॉट तो उसी तरीके से करना है जो 6K2 में दे रखा है, याद है, नेट ऑफर। इसलिए मैं कह रही थी कि 6 का 1 क्या बोलता है, अगर आपका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है तो 6 का 1 बोलता है रिकॉर्ड अच्छा है, तो 6 का 2 क्या बोलता है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं। मतलब यही वो 4 कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हुई। अब मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? जाओ चैप्टर 15 में और मुझे बताओ पेज नंबर। तो बच्चा चैप्टर 15 में पेज नंबर 423 में वो एलोकेशन दे रखा है ना, उसमें 26 लिखा है, वो एफपीओ को लेके लिखा है, दोनों लिखना था वैसे, 6, 26। तो अभी आप 6 पढ़ रहे हो आईपीओ, 26 जाकर क्या पढ़ोगे, एफपीओ, तो एक ही बात है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट वापस आओ इधर, कौन सी कंपनी एलिजिबल है, जिनका साउंड रिकॉर्ड अच्छा है। तो साउंड रिकॉर्ड अच्छा है तो बच्चा सबको उन्होंने अलग लिमिट दे रखे, लेकिन अगर साउंड ऊपर की कंडीशन फुलफिल आपकी नहीं होती है तो भैया दूसरा रास्ता क्या आईपीओ लाने का, QIB। अब आपको बुरा लग रहा था यार नेम चेंज हुआ, अगर 50% एक्टिविटी नहीं होती, तो उन्होंने क्या बोल दिया, दूसरे तरीके से आ जाओ। वो दूसरा तरीका क्या बच्चा, QIB। बात समझ में आई? पक्का? रेगुलेशन नंबर 5 क्या बताता है, नेगेटिव लिस्ट, कौन कौन एलिजिबल नहीं है फॉर दी आईपीओ। रेगुलेशन नंबर 6 क्या बताता है, कौन कौन एलिजिबल है। अब इसमें भी 1 and 2 दे रखा है, 1 में ये स्टार्टिंग की 4 बातें हैं और 2 में ई वाली आउटस्टैंडिंग वाली, जिसको इन्होंने आगे चलकर इससे कनेक्ट भी किया। सेम अगर मैं बोलूं ये 6-1 था एलिजिबल, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, और ये 6-2 था। आपकी बुक में कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, आगे चलकर बोल देंगे, तो आगे चल के जब बोलेंगे तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब इन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ दिखाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स दे रखे। ऑप्शन 1 क्या है, नेट टेंजिबल एसेट देख लो बच्चा, एवरेज प्रॉफिट देख लो, नेटवर्थ देख लो, यही है। ऑप्शन 2 क्या है, अगर नेट टेंजिबल एसेट, प्रॉफिट, साउंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चा, QIB 75%। अच्छे प्रेजेंटेशन बनाने का बस वो ट्राई करें, देखने की भी जरूरत नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब आ जाओ एलिजिबिलिटी कंडीशन। इन्होंने दे रखा है कि 2018 में कंपनी ने, एग्जांपल देके केस स्टडीज देके समझा रहे, 2018 में कंपनी ने क्या सोचा, इशू लाने का। तो अब उनको क्या क्या देखना है बच्चा, 17, 16, 15, ये 3 साल देखने पड़ेंगे। पहली कंडीशन क्या थी बच्चा, नेट टेंजिबल एसेट देखने की। इस एग्जाम्पल में इन्होंने देखो 14, 15, 16, 17, 18 पूरे कितने साल दे रखे हैं, 5 साल। हमें पिछले पिछले कितने साल का देखना है, 3 साल का डेटा रिलेवेंट है, बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्ट दे रखा है। आपको कौन कौन सा देखना है, 15, 16, 17 देखना है, यस और नो? पक्का? चलो देखते हैं, 15, 16, 17 देखते हैं। ये आपका 15 है, 16 है, 17 है। नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए था आपका, 3 करोड़। अब इन्होंने बच्चा ऐसा लिखा है, ये लिखा है, मैंने ऊपर शॉर्ट में लिख दिया, ये 14 करोड़ लिखा है। ये जो फिगर है ना, इन लैक्स लिखा है ना, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, करोड़ में। तो 14 लाख है ना, 22। हमें लेकिन देखना किस किस का था, 15, 16, 17, 3 साल का देखना था। चलो ये मार्क करो, 15, 16, 17, ठीक है।
इसमें मैंने लिख दिया ये 22, 25, 35, मिनिमम कितना होना चाहिए, एलिजिबल है, खत्म। इसी में मॉनेटरी एसेट भी थे, 50% से ज्यादा नहीं। मॉनेटरी एसेट इन्होंने यहां दे दिया, परसेंटेज निकाला है, ये 20%, ये 2%, लेकिन हमें कितने साल का देखना है, 3 साल का। कितने, 2%, 4%, 8%, कुछ नहीं है यार, मतलब कंपनी एलिजिबल। ऐसे बैलेंस शीट को देखना होता है, ठीक। अब बच्चा दूसरी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना था, मिनिमम कितना, 15 करोड़, पिछले 3 साल का एवरेज है ना। अब बच्चे इन फिर से गलती हो गई है, ये 17 लिखना था उन्हें, ठीक है, माफ कर देना बुक को, ठीक है, माफ कर दे। ये 15, 16, 17, 3 साल का, तो 16, 12, 18 मैंने ऐड करके निकाल लिया है। कितना है बच्चा, 15 पॉइंट, दिख रहा है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 आ रहा है ना बच्चा, कंपनी एलिजिबल। बस ऐसे देखना है बैलेंस शीट को, देख लोगे क्या। अब नेटवर्थ, पूरी इक्विटी और ये सब दे रखा है इन्होंने, एसेट लाइबिलिटी दे रखा है, बैलेंस शीट बच्चे ये लैक्स में, मैंने बस उसको करोड़ में कर दिया है, ठीक है। कौन कौन सा देखना है, 17, 16, 15। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, 1 करोड़। ये बोले 23, 25, 35 आराम से हो रही है। तो बच्चा बस बैलेंस शीट उठाकर ऐसा देखना है, इन्होंने बस आपको प्रैक्टिकली दिखाया है एग्जाम्पल के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू। अगर एग्जाम में ऐसी बैलेंस शीट आती है तो क्या देख के नहीं बता सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है, पक्का। बस एग्जाम्पल्स देख के समझा दिया आपको। यहां कहीं फंस रहे हो तो बताओ बच्चों। अब अगर रेगुलेशन 5 और 6 याद होगी तो रेगुलेशन 7 भी याद होने चाहिए। ये लास्ट पॉइंट है जो पढ़ाऊंगी, है ना। जनरल कंडीशन, चिल्लर क्वेश्चन, जनरल वो सब स्पेसिफिक था। बीइंग अ सीएस आपने क्या देखा पहले, नेगेटिव लिस्ट, फिर क्या देखा, पॉजिटिव। अब ये जनरल तो करने हैं, जनरल बात। एप्लीकेशन किसको देना है, ध्यान दो इधर, एप्लीकेशन किसको देना है, स्टॉक एक्सचेंज को। लिस्ट होने जा रहे हो ना, बॉम्बे में जाना चाहते हो कि नेशनल में जाना चाहते हो, जिस जहां जाना है जाओ। कहाँ जाना चाहती हो बेटा, नेशनल, चल तुझे नेशनल मिलते। इन प्रिंसिपल अप्रूवल एप्लीकेशन दोगे फॉर लिस्टिंग, पहला पॉइंट समझ में आया। ये तो जनरल ऑब्लिगेशन है ना, करना ही पड़ेगा। वो सब करने के बाद अब काम चालू। दूसरा क्या बोलते हैं भैया, अग्रीमेंट कर लो किससे, ताकि सारे के सारे शेयर क्या हो जाए, डीमैट फॉर्म। सी बोलता है सुन प्रमोटर, तेरे शेयर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे तो बाकियों से क्या उम्मीद रखें। तो प्रमोटर सुन, तुझे सारे के सारे शेयर्स क्या करना है, डीमैट फॉर्म। प्योर क्या करने से पहले, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले तुम्हारे सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, उसके बाद ही ऑफर डॉक्यूमेंट आना, आईपीओ लेके आना। मतलब आईपीओ से पहले प्रमोटर तुम्हारे शेयर्स डीमैट, और जितने भी एग्जिस्टिंग है उनके भी डीमैट, और जो आगे होने वाले हैं उनके भी डीमैट। तभी तो आपने डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट किया। तो स्टार्टिंग है ए बी सी। अब डी क्या बोलता है, आपकी कंपनी में अगर क्या है बच्चा, पार्टली पेड अप इक्विटी। क्या होता है पार्टली पेड अप, पहले तो बताओ। आधा पैसा दिया, पक्का यही था। आईपीओ में आके पैसा लेने जा रहे हो और अपने पुराने शेयर होल्डर से आधा पैसा लिया, तो गलत बात है। इनसे पहले अगर पैसे की जरूरत है तो इनसे ही पहले फुल्ली पेड करवाओ ना। लेकिन ना हम कॉल कर करके परेशान है, कोई पैसा दे ही नहीं रहा है। तो पार्टली पेड अप शेयर को या तो क्या करो, पहला ऑप्शन फुल्ली पेड अप। कॉल करके परेशान हो चुके तो क्या कर दो, फोरफिट करो, इस मैटर को क्लोज करो। मतलब पैसा आने का कोई स्कोप नहीं है। अब नए इश्यू लेकर आ जाओ आईपीओ। तो आईपीओ हम आपको तभी लाने देंगे जब आपके पार्टली पेड अप शेयर या तो फुल्ली या तो आपकी तरफ से क्या हो जाए, फोरफिट। ए बी सी समझ में आ गया, डी तक। ए क्या बोलता है, एप्लीकेशन दे दो लिस्टिंग के लिए, एक जगह 2 जगह ध्यान देना दो। दूसरा क्या बोलता है, डिपॉजिट के साथ अग्रीमेंट, आगे आने वाले शेयर भी ऑनलाइन और प्रमोटर पुराने भी ऑनलाइन कर लो। चौथा पॉइंट, पार्टली पेड अप को फुल्ली कर लो, फोरफिटेड। इसका मतलब ये है कि सीएस को ये भी ध्यान रखना है ना कि भाई अगर पार्टली पेड अप है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते, या तो एक्शन ले लो फुल्ली का मंगवा लो या तो फोरफिट करवा दो, अदरवाइज हम आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कहा तो जनरल है, स्पेसिफिक तो देखना ये जनरल। ए बी सी डी समझ में आया। ई, अब मेरी बात समझना, मैं आईपीओ लेकर आती हूँ, उसमें मैंने एक बात लिखी
कि मैं एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मैं एक नए प्रोजेक्ट, नाम नहीं बदला है ना, मैं एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 10 करोड़ की जरूरत है। कितने करोड़ की जरूरत है? 10 करोड़ की जरूरत है। तो बच्चा, मैंने जो ये पैसा लिया है इसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए लिया ना, कहीं और थोड़ी ना लगाऊंगी, ठीक है। तो जो पैसा आप मार्केट से उठा रहे हो प्लीज उसी प्रोजेक्ट में लगाइए। इन्होंने कहा 75%, कितना होता है 75%? 7.5 करोड़ होता है। इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट, ध्यान रखना, अगर आप पैसा पैसा जो भी ले रहे हो मार्केट से, जो भी उठा रहे हो बच्चा, फाइनेंस थ्रू वेरिएबल, जो भी मीन्स टूवर्ड्स, मिनिमम कितना? 75%। स्टेटेड मीन्स ऑफ द फाइनेंस स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट प्रपोज, आपने प्रपोज किया था, कहाँ प्रपोज किया था? प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि ये 10 करोड़ पैसा मैं आईपीओ लेकर आ रही हूँ, मार्केट से ये पैसा उठा रही है ताकि मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकूं। तो मिनिमम 75% तो इसी प्रोजेक्ट में लगाना, थोड़ा इधर उधर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिनिमम 75% इसमें लगना है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, तो बच्चा बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 25। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जनरल में मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर लग रहा है, कंपनी के मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, कंपनी की वर्किंग कैपिटल में काम कर रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी थोड़ा बहुत। तो एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो क्या कर रखा है? प्रपोज, जो भी आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। दूसरा क्या लिखा है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, कंपनी के इधर उधर जो भी वर्किंग कैपिटल में या जो भी लग रहा है, जरूर थोड़ा पूरा 100% वहीं पे लगे, एक एक पैसे का हिसाब। तो 75% तो उसी में लगाना है जो आपने कस्मे वादे करें। 25% पैसा जनरल लगा सकते हो, वो जनरल कुछ भी हो सकता है। पहले बताओ स्पेसिफिक और जनरल, ये बात समझ में आई? तो इट हैज मेड, प्लीज ध्यान रखना, जो भी पैसा आपका आ रहा है वो स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट में ही लगे, ठीक है। और 7 रेगुलेशन 7 पढ़ रहे, रेगुलेशन 7(1) ये बोलता है प्लीज जो बोला है 75% वही लगना चाहिए। 2 क्या बोलता है? जनरली भी आप लगा सकते हो लेकिन नॉट एक्सीडिंग, कितने से ज्यादा नहीं लगाओगे जनरल पर्पस के लिए? 25% से ज्यादा। अभी ब्रैकेट की बातें अभी बची, इसको भी समझाऊंगी। पहले बताओ स्पेसिफिक और जनरल का पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने बोला था मैं एक नया प्रोजेक्ट चालू करूं, तुम्हारा पैसा 75% पूरा लगाऊंगी तो वहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा इधर उधर करना है, तो कंडीशन क्या है? 75% तो स्पेसिफिक लगाओ, बाकी जनरल 25% लगा सकते हो, लेकिन जनरल में 25% से ज्यादा मत जाना। एक ही बात है, बचा ही नहीं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक बात लिखी है, छोटी सी बात लिखी है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट टू बी रेज थ्रू द प्रपोज पब्लिक इशू। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट, समझना, जो भी पैसा आपने पब्लिक से उठाया है या थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड इंटरनल, जो भी आपने पैसा उठाया है वो अगर आपने पहले से ही बता दिया, मैंने प्रोजेक्ट में ही बोल दिया था, ऑफर डॉक्यूमेंट के प्रोस्पेक्टस के ही टाइम पे बोल दिया था, मेरे प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि मैं एक ब्रिज बना दी, मेरा प्रोजेक्ट क्या है? ब्रिज। जनरल रूल क्या है? पूरा पैसा वहीं लगाना है, कितना मिनिमम तो लगाना है? 75%। लेकिन मैंने पहले ही प्रोस्पेक्टस में बोल दिया था ब्रिज में मैं इतना 65% लगा रही हूँ, पहले ही बोल दिया ब्रिज में कितना लगा रही हूँ? 65%। कुछ नहीं बोला है तो 75 लगाना है, पहले से ही बोल दिया कि मैं 65% लगा रही हूँ और थोड़ा इधर उधर और कर दूंगी। अगर पहले से इन्फॉर्म है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बात समझ में आई? वापस, कुछ नहीं ब्रिज में लगाना था तो डीम्ड है 75% तो यहीं लगाना है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे तो 25% दे दिया है, ये समझ में आया? पहले से ही बोल दिया, क्या बोल दिया? 65% यहाँ लगा रही हूँ, तो उसकी लिमिट ऑटोमेटिक जनरल की क्या हो गई? 35%, समझ में आया? तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग से ये सारी बातें यही बोल रखी है, ठीक। 7 का 2 समझ में आ गया, ठीक। इसका रिवर्स लिखा था ना, अगर मिनिमम 75% स्पेसिफिक में लगाना है तो जनरल में 25% से ज्यादा नहीं, ये समझ में आया? बढ़ गया ना? अगर हमने पहले से ही बोल दिया कि मैं यहाँ पे 65% लगाऊंगी तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 35। तो ये दोनों को हमेशा साथ में रीड करने का, समझ में आया? इन्होंने कहा वैसे तो 25% नहीं, लेकिन जो ये एक्सक्लूडिंग है वो इसे क्या कर रहा है बच्चा? बढ़ा रहा है, समझ में आया? अब आपकी बुक में सब रेगुलेशन 1 और 2 दे रखा है, 7(3) नहीं दिया, ये आया आपके अमेंडमेंट से। अब इस अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो समझ में आ गया, जनरल कुछ भी हो सकता है, इधर उधर थोड़ा सा हमें किसी को देना है, क्रेडिटर को देना है, कुछ भी हो सकता है। प्लस क्या लिखा है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में हमने
कुछ ऑब्जेक्ट डाल रखे हैं। जनरल कॉर्पोरेट में हमने लिस्ट बना दी, क्रेडिटर को देना है, वर्किंग कैपिटल उठाना है, थोड़ा रॉ मटेरियल उठाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने बहुत सारी बातें डाली हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या नहीं कर पा रहे बच्चा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, समझना। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, लिस्ट हमने लिख दी। इसके अलावा भी और सब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आ जा रहा है, मतलब लिस्ट के भी अंदर लिस्ट। थोड़ी सी लिस्ट हमने बना ली और थोड़ा फिर भी बहुत कुछ आ रहा है, तो उन्होंने उन सबको नाम क्या दे दिया, सच ऑब्जेक्ट्स। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं है, अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं है तो इन्होंने क्या बोल दिया है, दो चीजें साथ में ला रहे हो, एक जनरल भी है लिस्ट के साथ, जो भी इधर उधर की बातें, और सच ऑब्जेक्ट, तो इसकी लिमिट कितनी कर दी, मैक्सिमम 35। ये नया अमेंडमेंट से आया, मतलब ऑटोमेटिक लिमिट क्या कर दी, बढ़ा दी। जनरल रूल क्या बोला, फिर से बता रही, जनरल रूल क्या बोला, 25% से ज्यादा नहीं, लेकिन एक्सक्लूडिंग से तो वैसे ही बोल दिया था उन्होंने, ठीक है। फिर ये अमेंडमेंट से लाते हैं, अगर आपकी कंपनी स्पेसिफिक तो लाएगी, स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक के साथ आपकी 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी क्या है, एक है स्पेसिफिक, बोलो हाँ, दूसरा क्या है जनरल, और तीसरा क्या है और अदर, सब, मतलब सब जनरल, या फिर मैं इसको क्या नाम दे दूं, सब जनरल। तो आपकी अब लिस्ट क्या हो गई है, 35%। आपकी लिमिट अब 25 नहीं है, आपकी लिमिट कितनी हो गई है, 35%। ये बात समझ में आई? अब इन्होंने कहा अगर आपकी लिस्ट में क्या है, स्पेसिफिक है, आपकी लिस्ट में क्या है बच्चा, स्पेसिफिक है, और क्या है, सब जनरल है बस, मतलब जनरल नहीं है, तो आपकी लिमिट सेम वही है। बात समझ में आ गई? वापस पूरी समरी, पूरी की पूरी समरी ध्यान देंगे। आपको पूरा 100% पैसा कहां लगाना चाहिए, प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर भी उन्होंने बाइफर्केशन दे दिया। उन्होंने कहा पहला आपने लगाया स्पेसिफिक, जनरल, मिनिमम क्या बोला 75%, और क्या लिखा है मैक्सिमम, इसका एक्सक्लूडिंग करके भी बढ़ा दिया है, अगर पहले से बता दोगे तो, कुछ नहीं बोलोगे तो यही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला, स्पेसिफिक, जनरल और सब जनरल, तो लिमिट क्या हो गई, इसकी हो गई अगर 35, तो इसकी क्या हो गई है 65। तीसरी सिचुएशन स्पेसिफिक और सब जनरल, तो लिमिट क्या है, सेम वही 25 और 75। बात समझ में आ गई? ये आया आपके अमेंडमेंट से। कंफ्यूज हो रहे हो, जिसको है पूछ सकते बच्चा।